तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने से RS200 को बिल्ड करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में लोग बनाएंगे अपने से एक न्यू RS200, इसीलिए इस वीडियो का टाइटल है लेट्स बिल्ड अ न्यू RS200 टुगेदर। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि RS200 बहुत ही समय से अपडेट नहीं आया, लगभग 2014 या 15 में ये बाइक लॉन्च हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक ये वैसी बिकती आ रही है जैसा 5-6 साल पहले बिकती थी। मतलब इंजन भी वही है, डिजाइन भी वही है, फीचर्स भी वही है, ग्राफिक्स सभी चीजें वही है जो कि आपको 5-6 साल पहले मिलते थे। सो इन दिस वीडियो वी वुड इमेजिन दैट अगर एक न्यू RS200 आती है तो उसमें क्या क्या नए फीचर्स आने चाहिए, कैसा उसका इंजन आना चाहिए, और अगर गलती से कोई बजाज ऑफिशियल्स वाले अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ व्यूअर्स अभी ऐसे डिमांड कर रहे हैं। वैसे देखेंगे नहीं देखेंगे वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी एक न्यू RS200 पर आज चर्चा करते हैं कि अगर न्यू RS200 आएगी तो उसमें क्या कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए। इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अपने न्यू चैनल के बारे में जिसका नाम है फास्टब्रेक रिव्यूज़। तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे और ऑटोमोबाइल कंटेंट अभी आपको मिलने वाले हैं। 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही क्लोज हूँ मैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बजाज पल्सर RS200 पल्सर सीरीज की वो बाइक है जो कि पल्सर सीरीज की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब पल्सर सीरीज की फ्लैगशिप बाइक यही है। अगर आप लोगों को लगता है कि N250 या फिर F250 होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उनका इंजन बड़ा है। लेकिन आज भी पल्सर सीरीज की सबसे महंगी बाइक और सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप बाइक RS200 ही है। F250 हो जाए, N250 हो जाए या फिर NS200 हो जाए, ये सब जितनी भी बाइकें हैं RS200 से कम ही दाम में आपको मिलती है। और यहीं पे आप लोग ये मत बोलिएगा कि भाई डोमिनर 400 तो इससे महंगी है या फिर डोमिनर 250 की प्राइस हल्की सी से कम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बोला पल्सर सीरीज की सबसे महंगी बाइक है। अगर ओवरऑल बात की जाए कि बजाज की सबसे महंगी बाइक कौन है, तब अभी भी डोमिनर 400 का नाम आएगा। सो बट एनीवे, जैसे हम लोग बात करें RS200 की तो उसी पे फोकस करते हैं। तो RS200 की अभी अगर मैं आपको प्राइसिंग बताऊं तो पहले से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मतलब जब लॉन्च हुई थी तो लगभग मिलती थी 1,35,000 या 1,40,000 में, लेकिन आज की डेट में अगर आपको RS को खरीदना है तो ये आपको पड़ेगी 1,90,000 रुपये ऑन रोड में। मतलब आप लोग किसी को बोल सकते हो कि हाँ भाई 2 लाख रुपये की बाइक है, और अगर फाइनेंस वाइनेंस कराते हो तो आराम से ये बाइक 2,10,000 2,20,000 रुपये तक जाएगी। लेकिन 1,40,000 रुपये से लेकर 1,90,000 रुपीज़ यानी लगभग 50,000 रुपये इसकी प्राइस बढ़ गई। लेकिन 50,000 रुपये में आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? सिर्फ इंजन का अपग्रेडेशन, वो भी अपग्रेडेशन पावर और टॉर्क में नहीं, सिर्फ उसका नॉर्म्स को बदल दिया गया। BS3 से BS4 हो गई, BS4 से BS6 हो गई, बट पावर और टॉर्क वैसे ही है। इंजन में भी कोई बहुत ज़्यादा पावर का इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला या फिर कुछ इंजन में बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं बढ़ाया गया। तो ये 50,000 रुपये में इंजन में आपको कुछ नहीं मिला है। एंड इन दिस रिसेंट ईयर एक इसमें सिर्फ चेंजेस आया है, वो है ABS का, क्योंकि ये बाइक जब लॉन्च हुई थी तो इसमें आता था सिंगल चैनल ABS, लेकिन अभी वाली RS में मिलता है डुअल चैनल ABS। वो अभी भी इसलिए देती है बजाज क्योंकि कंपटीशन वाली बाइकें में डुअल चैनल आता है, नहीं तो बजाज ये भी नहीं देती। जैसे मैंने आपको बताया ये 50,000 रुपये में इंजन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। हाँ, कलर और थोड़े बहुत ग्राफिक्स में चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले इसकी येलो कलर आती थी, रेड कलर आती थी और फिर एक डार्क कलर टाइप की भी आती थी, लेकिन उस टाइप के कलर अभी आपको नहीं मिलते। थोड़ा सा आपको मिक्स कलर कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है, रेड व्हाइट मिलता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मिक्स कलर इसमें आपको देखने को मिलता है, मेटेलिक पर्ल व्हाइट टाइप की आपको कलर देखने को मिल जाती है, बर्न रेड कलर देखने को मिलता है, साथ ही में आपको प्यूटर ग्रे इस टाइप की कलर देखने को मिलती है। सब जितनी भी कलर इसमें आपको 2 टाइप की कलर पैटर्न्स मिलेगी RS200 की बॉडी डिजाइन में। एक और बात की ये 50,000 रुपये में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी इसका कोई भी चेंजेस नहीं है। आज भी वैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है जैसे कि 5-6 साल या 6-7 साल पहले मिलती थी। तो ओवरऑल जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फीचर्स यूजर्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। बट और इससे वीडियो में हम लोग आगे बात करें, यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पर अभी आपको बैक टू बैक वीडियोस देखने को मिल रही है। तो वो सब वीडियोस कहीं आप लोग मिस ना करने पाओ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि अभी इंस्टाग्राम पे मैं सभी लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग बोलते हैं कि भाई रिप्लाई नहीं देता है, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों को रिप्लाई देने की। तो आप लोग फॉलो करके मेरे को अपनी सभी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया करंट RS200 के बारे में, जो कि अभी मार्केट में आपको मिल रही है। मैंने आपको बता दिया कि इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,90,000, और वहीं एक शोरूम प्राइसिंग की बात की जाए तो RS200 की जो एक शोरूम प्राइस है वो अभी चल रही है 1,64,000 रुपये। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर न्यू RS200 मार्केट में आती है तो कस्टमर्स को उनमें क्या क्या मिलना चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर जो RS200 से अब पीछे हट चुके हैं इसको खरीदने के लिए, वो भी वापस से इस पर अट्रैक्ट हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले इसमें चेंज होनी चाहिए इसकी डिज़ाइन। जी हाँ, इसकी डिज़ाइन वैसे अभी भी बहुत लोगों को इसकी डिज़ाइन अच्छी लगती होगी और कुछ लोगों को नहीं भी अच्छी लगती होगी, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि अब लोग इसको डिज़ाइन देखते देखते बोर हो चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोर भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा इसके लिए हैप्पी भी नहीं हूँ कि इसका डिज़ाइन जो उसको अभी तक से चेंज नहीं किया गया। अगर कंपनी स्लाइड चेंज कर देती है इसकी डिज़ाइन में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, जैसे KTM की बाइकों में कंपनी ने चेंज किया, जैसे कि KTM ने अपनी RC सीरीज में किया कि वो ट्रेडमार्क वाली जो उनका ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप था उसी को हटा के पूरा एक नया ही सेटअप लगा दिया हेडलाइट का, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है। तो वैसे ही चेंजेस नहीं चाहिए RS200 के साथ। मेरे अकॉर्डिंग इसकी फ्रंट की डिज़ाइन और ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। इसकी जो बल्ब की प्लेसमेंट है उसको भी अगर कंपनी थोड़ा सा चेंज करती है तो वो भी ठीक है। ट्विन प्रोजेक्टर वाला रहना ही चाहिए, क्योंकि वो इस बाइक से मतलब ट्विन प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट से इस बाइक को पहचाना जाता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। हाँ, लेकिन साथ ही में जो साइड पैनल से जो फेयरिंग वाली पार्ट
पार्ट है कंपनी उसको चेंज करती है, उसमें अगर कुछ नया स्टिकरिंग ग्राफिक करती है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि साइड पैनल्स पे उतना लोगों का ध्यान जाता है नहीं। एक और बात की RS200 जब लॉन्च हुई थी तो इसकी टेल लाइट बहुत लोग पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से सब लोग इसकी टेल लाइट को निकाल के फेंक देते थे और डायरेक्ट टेल टाइड ही लगवा देते थे। तो यहाँ पे इसकी टेल लाइट को भी चेंज करने की जरूरत है। एंड इसकी टेल लाइट से एक और फैक्ट ये है कि इसकी जो टेल लाइट है वो बहुत जल्दी टूट जाती है, मतलब इसकी जो टेल लाइट की क्वालिटी या फिर आप लोग बोल सकते हो जो पोजीशन है उतनी ज़्यादा है नहीं जो जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबल। तो टेल लाइट में भी कंपनी को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। वैसे यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स बोलूंगा अगर आप लोग उसमें से किसी में एग्री करते हो तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, किसी में नहीं भी करते हो तो जोर से बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे मैंने आपको बताया डिजाइन तो इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट का जरूरत है, फ्रंट से स्पेशली, रियर से स्पेशली और साइड पैनल्स में भी अगर कंपनी चेंज करती है तो ठीक ही रहेगा। सो ओवरऑल इसकी डिज़ाइन को अपडेट करने की जरूरत है क्योंकि पिछले 6-7 साल से कोई भी डिज़ाइन में अपडेट नहीं आया है। तो ये सबसे पहली चेंजेस होनी चाहिए न्यू RS200 में। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि RS200 में न्यू मॉडल में आना चाहिए वो है एक नया इंजन। जी हाँ, एक नया इंजन। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि एक नया इंजन बिल्ड करने में कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा R&D करना पड़ता है। तो अगर कंपनी एक नया इंजन नहीं भी देना चाहती है तो कम से कम उसमें पावर और टॉर्क बढ़ाए या फिर उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्पेशली जो टॉप एंड है उसको बढ़ाए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि BS3 वाली RS 160 जाने के लिए कैपेबल थी, BS4 वाली जैसे तैसे 150 तक चल जाती थी, कभी कभी नहीं भी जाती थी, लेकिन अब BS6 वाली 150-145 तक भी ठीक से नहीं जाती। सो ओवर द पास्ट ईयर्स RS200 की कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस जो वो गिरी है। बहुत लोग बोले कि भाई BS4 से BS6 में तो कोई भी पावर का लॉस हुआ नहीं है, लेकिन वो लॉस आपको भले फिगर्स में नहीं दिखे लेकिन रियल लाइफ में इसकी जो परफॉर्मेंस है स्पेशली टॉप एंड में गिर गई है। और इसी की वजह से आज भी R15 जैसी बाइक की जो टॉप स्पीड है वो इससे ज़्यादा है, मतलब आसानी से 150 तक चल जाती है, लेकिन RS 144-145 के ऊपर नहीं जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसमें एक नया इंजन की भी जरूरत है, भले कंपनी नया इंजन दे चाहे नहीं दे लेकिन पावर बढ़ानी चाहिए। सो एज अकॉर्डिंग टू द करंट मॉडल ये RS200 में जो पावर आपको मिल रहा है वो है 24.2 bhp का और टॉर्क जो है वो आपको मिल रहा है 18.7 Nm का। तो पावर जो है कम से कम वो होनी चाहिए अभी 26 bhp की और टॉर्क जो है वो कम से कम 21 Nm तक का तो होना ही चाहिए। अब आप लोग मेरे को बोलोगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल, ये ऐसे ही पॉसिबल है जैसे डोमिनर 250 में है, क्योंकि डोमिनर 250 में ऑलमोस्ट 26 bhp तक का पावर मिलता है एंड वही जो उसका टॉर्क है वो भी कंपेरेटिवली RS से हायर है। तो आप लोगों से बहुत लोग यहाँ पे बोलोगे कि भाई डोमिनर 250 में इसलिए ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि उसका इंजन 50 cc पर है। तो ये भी बात एक तरह से सही है, लेकिन ये बात कंप्लीटली सही भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर आपके सामने वही R15 का एग्जांपल लूँ तो उसका इंजन तो 155 cc का ही है, लेकिन लगभग पावर है 200 bhp जैसी। तो जब 155 cc से 200 cc की परफॉर्मेंस निकल सकती है तो 200 cc से 250 cc की क्यों नहीं निकल सकती है। RS200 में भी कंपनी को जरूरत है थोड़ा सा VVA वाला मैकेनिज्म दे ताकि हायर RPM में इसमें और ज़्यादा एयर इनटेक हो और ज़्यादा फ्यूल की सप्लाई भरे, जिसकी वजह से अंदर का जो फ्यूल है वो और अच्छा से बर्न हो। एंड फ्यूल अगर अपने फुल पोटेंशियल से बर्न होगा तो ऑटोमेटिकली इंजन की जो ओवरऑल पावर सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। बस जरूरत यह है कि कोई VVA वाला मैकेनिज्म इसके न्यू इंजन में कंपनी को डालना चाहिए। एंड फॉर रेफरेंस जैसा मैंने आपको डोमिनर 250 की एग्जांपल दी थी, तो डोमिनर 250 में लगभग 26.6 bhp का पावर आता है एंड 23.5 Nm का टॉर्क आता है। वैसे टॉर्क तो 200 cc के साथ 23 Nm तक नहीं जाएगी, ये बात मेरे को पता है, क्योंकि टॉर्क का एक अलग केस है, वो अभी मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन फिर भी पावर जो है वो 26 bhp तक आराम से जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की इंजन की और इसके डिज़ाइन की। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। जी हाँ, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो कि एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का पैटर्न है। वैसे बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, अगर स्पेशली मेरे को भी सेमी डिजिटल ही पसंद है, फुल डिजिटल उतना पसंद नहीं है, क्योंकि RPM का कांटा जब ऊपर नीचे करता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटली देखने में। लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड के साथ साथ इसमें फीचर्स में भी बहुत कमी है। ना ही इसमें आपको एवरेज फ्यूल दिखाता है, ना ही इसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर दिखाते हैं, ना ही इसमें आपको ब्लूटूथ फंक्शन वाली ये सब फीचर्स देखने को मिलती है, कोई टेलीमेट्री डाटा नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब जितने भी अभी के डेट में मॉडर्न फीचर्स, वैसे मैं ब्लूटूथ को बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज नहीं देता हूँ फिर भी, लेकिन जितने भी मॉडर्न फीचर्स है सभी से इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिसिंग है। तो कंपनी को जरूरत है कि इसमें एक नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी डाले। वैसे फुल डिजिटल भी डालती है तो ठीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहना चाहिए और इसमें फीचर्स को इंक्लूड करनी चाहिए। अब चौथी चीज़ के बारे में जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है फीचर्स। जी हाँ, फीचर्स। आप लोगों को पता होगा कि RS200 में ABS के अलावा कोई फीचर आपको नहीं देखने को मिलता है। और जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया, ABS भी इसलिए मिल रहा है, मतलब पहले सिंगल चैनल मिलता था, अब डुअल चैनल इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंपटीशन वाली बाइकों में कंपनियां डुअल चैनल दे रही है। अगर वो सब कंपनियां भी सिंगल देती तो बजाज भी अपनी बाइक में बोलता है भाई क्या जरूरत है सिंगल, मतलब सिंगल से हटा के डुअल में पैसे लगाने का, चलो सिंगल ही देते हैं। सो इसमें आपको ABS के अलावा कोई फीचर नहीं मिलता, ना इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलते हैं, ना इसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलता है, ना इसमें आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, ना साइड स्टैंड इंजन किल स्विच देखने को मिलता है। तो ये सब कोई फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं। वैसे मैं राइडिंग मोड्स को थोड़ा सा एडवांटेज देता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि 200 cc में ट्रैक्शन कंट्रोल का उतना कुछ काम नहीं है। अगर राइडिंग मोड्स कंपनी इसमें दे देती है
तो होगा ये कि जो लोग RS200 को चलाने से डरते थे वो लोग लो पावर में सेट करके इसको चला सकते हैं। यूज टू होने के बाद इसको और ज़्यादा हाई पावर मोड पे चला सकते हैं। तो राइडिंग मोड्स का ये एक फ़ायदा मेरे को लगता है। जहाँ तक बात है ट्रैक्शन कंट्रोल की, तो 200 सीसी में उसका उतना काम है नहीं, फिर भी अगर कंपनी देती है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, स्लीपर क्लच कंपनी को इसमें देना चाहिए क्योंकि स्लीपर क्लच भी इसमें नहीं आता है। तो ये 4 चीज़ जो मैंने आपको बताई ये मेरे अकॉर्डिंग और मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है न्यू RS200 में। अगर एक न्यू RS200 आती है तो ये चीज़ उसमें ज़रूर से रहनी चाहिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा इसकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। हार्डवेयर कंपोनेंट्स से मेरा मतलब ये है कि जैसे इसका टायर है 130 सेक्शन का है तो उसको 140 सेक्शन का करना चाहिए कंपनी को, क्योंकि कॉम्पिटिशन में भी 140 सेक्शन आता है। एंड साथ ही में ओवरऑल जो इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो भी अप टू दी मार्क है नहीं, मतलब फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। प्लास्टिक क्वालिटी एंड फेयरिंग की जो क्वालिटी है कंपनी को उसको भी इंक्रीज करना चाहिए। और जैसा मैंने डिज़ाइन वाली पैटर्न में बोला था कि न्यू डिज़ाइन भी लाना चाहिए, सब फेयरिंग वेयरिंग में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए ताकि ये बाइक पहले से और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर कस्टमर न्यू RS200 खरीदने जा रहा है तो उसको ये सब फीचर्स तो मिलनी ही चाहिए ताकि उसको ये नहीं लगे कि भाई 2 लाख रुपए तक के पैसे स्पेंड किए और एक आउटडेटेड बाइक उठा लिया। सो होप करते हैं कि बजाज अगर न्यू मॉडल लॉन्च करती है तो कम से कम उसमें ये सब चीज़ें मिले, स्पेशली इंजन का चेंजेस और डिज़ाइन का चेंजेस तो मिले और साथ ही में फीचर्स का भी चेंजेस मिले। और कुछ कंपनी चेंज करती है चाहे टायर वेयर अगर नहीं भी चेंज करती है तो मैनेज हो जाएगा, बट ये सब चेंजेस इज मस्ट नेसेसरी। सो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।